प्राचीन भारत, क्या कहानी है। साम्राज्यों के बनने और बिखरने की एक जबरदस्त महागाथा। आज हम इसी कहानी को, इसी पूरी दास्तान को बिल्कुल एग्जाम रेडी फॉर्मेट में समझने वाले हैं। मतलब हर जरूरी डिटेल, हर इंपॉर्टेंट टर्न को हाईलाइट करते हुए। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं ये सफर। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि भारत के पहले महान साम्राज्य आखिर बने तो बने कैसे? क्या ये सिर्फ तलवार के दम पर जीती गई लड़ाइयों की कहानी थी, या इसके पीछे कुछ और भी था? देखिए, यही सवाल हमें उस साइकिल की तरफ ले जाता है, यूनिफिकेशन और फ्रैगमेंटेशन, यानी एकीकरण और विखंडन का वो चक्र जिसने प्राचीन भारत की पूरी तकदीर लिख दी। तो आज का हमारा रोड मैप क्या है? हम शुरुआत करेंगे साम्राज्यों के जन्म से, देखेंगे कि ये क्लान से किंगडम्स कैसे बने। फिर हम बात करेंगे मौर्यों के महान यूनिफिकेशन की। उसके बाद आएगा वो दौर जब इन्वेडर्स और रीजनल पावर्स का बोलबाला था। फिर हम पहुंचेंगे भारत के गोल्डन एज यानी गुप्त साम्राज्य तक। और आखिर में हम समझेंगे कि इन साम्राज्यों की विरासत क्या रही और दक्षिण भारत में क्या हो रहा था। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले पड़ाव से, साम्राज्यों का जन्म। ये वो कहानी है कि कैसे छोटे छोटे समुदाय, छोटे छोटे क्लैन धीरे धीरे बड़े ऑर्गेनाइज्ड राज्यों में तब्दील हो गए। देखिए, ये जो एवोल्यूशन है ना, इसे हम 3 सिंपल स्टेप्स में समझ सकते हैं। सबसे पहले थे जन यानी एक ट्राइब या क्लैन जो ज्यादातर एक जगह से दूसरी जगह घूमते थे। फिर आया स्टेप 2, जनपद। जब इन्हीं जन ने कहीं पर अपने पद जमा लिए यानी एक जगह बस गए तो वो इलाका कहलाया जनपद। और फिर जब यही जनपद पावर और एम्बिशन में बड़े हो गए तो वो बने महाजनपद, 6th सेंचुरी बीसी के वो विशाल राज्य जिनके बारे में हम पढ़ते हैं। उस वक्त कुल 16 महाजनपद थे जो सत्ता के लिए एक दूसरे से होड़ कर रहे थे। इनमें काशी, कौशल, वज्जी, गांधार जैसे बड़े बड़े नाम शामिल थे। लेकिन इस रेस में जो सबसे आगे निकला वो था मगध। सवाल है क्यों? क्योंकि मगध के पास कह सकते हैं 3 तिरुपके इक्के थे। एक, उसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन जो बहुत महफूज थी। दूसरा, गंगा का उपजाऊ मैदान। और तीसरा, जो शायद सबसे इंपॉर्टेंट था, वो था लोहे का भंडार, आयरन ओर। इसी ने मगध को वो मिलिट्री एज दी जिसे कोई हरा नहीं सका। और मगध के इसी उदय ने वो फाउंडेशन तैयार किया जिस पर खड़ा हुआ भारत का पहला सच्चा साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य। और ये सिर्फ एक साम्राज्य नहीं था, ये एक ब्लूप्रिंट था, एक ऐसा खाका जिसे आने वाले लगभग सभी बड़े साम्राज्यों ने फॉलो किया। तो मौर्य वंश की कहानी शुरू होती है 322 बीसी में, एक जबरदस्त शुरुआत के साथ। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश को उखाड़ फेंका। फिर 305 बीसी में उन्होंने सेल्यूकस निकेटर को हराकर उत्तर पश्चिमी सीमाओं को पूरी तरह सिक्योर कर लिया। और फिर आता है कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट, 261 बीसी का कलिंग युद्ध। इस एक युद्ध ने सम्राट अशोक को पूरी तरह बदल दिया। वो एक विजेता से शांति के प्रचारक बन गए और 250 बीसी तक उन्होंने अपनी धम्म की नीति को फैलाना शुरू कर दिया। लेकिन जैसा होता है, हर साम्राज्य का अंत होता है और 185 बीसी में मौर्य साम्राज्य का भी पतन हो गया। अच्छा, तो अशोक का ये धम्म आखिर था क्या? ये समझना बहुत जरूरी है। और हाँ, एग्जाम्स में ये सवाल बार बार आता है। तो सबसे पहली बात, ये कोई नया धर्म नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये असल में गवर्नेंस का यानी शासन चलाने का एक रेवोल्यूशनरी आइडिया था। एक मॉरल कोड जो अहिंसा, सहिष्णुता और सभी के लिए रिस्पेक्ट पर आधारित था। सोचिए, एक इतने बड़े डाइवर्स एम्पायर को तलवार से नहीं बल्कि मॉरल वैल्यूज से जोड़ने की ये कितनी बड़ी कोशिश थी। तो मौर्य साम्राज्य की असली ताकत सिर्फ उनकी सेना नहीं थी, उनकी असली ताकत थी उनकी हाईली ऑर्गेनाइज्ड ब्यूरोक्रेसी। और इसकी पूरी जानकारी हमें मिलती है कौटिल्य के अर्थशास्त्र से। इसमें हमें समाहर्ता जैसे अधिकारियों के बारे में पता चलता है जो रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, सन्निधाता थे जो ट्रेजरी यानी खजाने के इंचार्ज थे। और फिर अशोक ने एक बिल्कुल नया पद बनाया, धम्म महामात्र। इनका काम था धम्म के संदेश को पूरे साम्राज्य में फैलाना और लोगों को जोड़। अब जब मौर्य साम्राज्य जैसा इतना बड़ा एम्पायर गिरता है तो एक पावर वैक्यूम बन जाता है। और ठीक यही हुआ। भारत में एक ऐसा दौर शुरू हुआ जहां मौर्यों के उत्तराधिकारी और उत्तर पश्चिम से आने वाले नए नए ग्रुप्स सत्ता के लिए आपस में लड़ने लगे। ये एक एरा ऑफ कंटेंडर्स था। तो मौर्यों के बाद पावर सेंटर बंट गया। नॉर्थ में शुंग और कण्व राजवंश आए जिन्होंने ब्राह्मणवादी परंपराओं को फिर से बढ़ावा दिया। वहीं दूसरी तरफ दक्षिण में एक नई पावर उभर रही थी, सातवाहन। इन्होंने पूरे डेक्कन प्लेटू पर राज किया।
ये इंडो रोमन ट्रेड के लिए जाने जाते थे, जिससे ये बहुत अमीर हुए, और इन्होंने प्राकृत साहित्य को भी बहुत सपोर्ट किया, जिसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हाल की गाथा सप्तशती। और इसी दौरान उत्तर पश्चिम के दरवाजे मानो खुल से गए थे। एक के बाद एक नई ताकतें भारत में दाखिल हुईं। करीब 2nd सेंचुरी बीसी में आए इंडो ग्रीक्स, फिर 1st सेंचुरी बीसी में आए शक, और आखिर में 1st सेंचुरी एडी में आए कुषाण, जिन्होंने सेंट्रल एशिया से लेकर नॉर्थ इंडिया तक एक बहुत बड़ा साम्राज्य बना लिया। यह दौर वाकई बहुत डायनामिक था, जहां कॉन्फ्लिक्ट भी था और कल्चरल फ्यूजन भी। और जब इतनी सारी अलग अलग संस्कृतियां मिलती हैं तो उसका एक शानदार नतीजा निकलता है। यहां पर वो नतीजा था गंधारा आर्ट, जिसे हम ग्रीको बुद्धिस्ट आर्ट भी कहते हैं। ये भारतीय और यूनानी आर्ट स्टाइल्स का एक खूबसूरत संगम था, जो खास तौर पर कुषाणों के राज में खूब फला फूला। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के शिखर पर, द गुप्ता एम्पायर। ये वो दौर है जिसे अक्सर भारत का गोल्डन एज या स्वर्ण युग कहा जाता है। चलिए देखते हैं कि ये टाइटल इससे क्यों मिला और ये कितना सही था। तो इस महान गुप्त साम्राज्य की नींव 3 मजबूत स्तंभों पर टिकी थी। पहला पिलर था मिलिट्री पावर, समुद्रगुप्त जैसे शासक जिन्हें भारत का नेपोलियन तक कहा गया है। दूसरा पिलर चतुर राजनीतिक गठबंधन, जैसे शादियों के जरिए रिश्ते बनाना। और तीसरा, जो शायद सबसे जरूरी था, वो थी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, जो अहम ट्रेड रूट्स पर कंट्रोल रखने से आती थी। लेकिन इस गोल्डन एज की सबसे बड़ी देन शायद कोई सोना चांदी नहीं थी, वो थी एक कॉन्सेप्ट, एक आइडिया, एक नंबर, 0 यानी शून्य। जी हां, आर्यभट्ट जैसे महान गणितज्ञों ने दुनिया को शून्य का कॉन्सेप्ट दिया। ये सिर्फ भारत के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए गेम चेंजर था। इसने मॉडर्न मैथ और साइंस की नींव रखी। ये गोल्डन एज दरअसल ब्रिलियंट माइंड्स का दौर था, और इसका सबसे बड़ा सबूत है चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार के नवरत्न यानी 9 जेम्स। आप इसे एक इंटेलेक्चुअल ड्रीम टीम समझ सकते हैं। इसमें कौन कौन थे? कालिदास जैसे महाकवि, आर्यभट्ट जैसे मैथमेटिशियन, वराहमिहिर जैसे एस्ट्रोनॉमर और आयुर्वेद के पितामह धन्वंतरी। एक बात का ध्यान रखिएगा, इन नवरत्नों और उनके कामों से जुड़े सवाल एग्जाम्स में बहुत कॉमन हैं। लेकिन कहते हैं ना, हर सुनहरे दौर का अंत होता है। गुप्त साम्राज्य के लिए यह अंत शुरू हुआ हूणों के आक्रमण से। हालांकि स्कंदगुप्त ने उन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया और साम्राज्य को बचाया, लेकिन इस लगातार लड़ाई ने एम्पायर के रिसोर्सेज को खत्म कर दिया, और यहीं से इसके बिखरने की शुरुआत हो गई। चलिए अब हम अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ते हैं। यहां हम बात करेंगे इस युग के आखिरी महान शासकों की, और देखेंगे कि इन सभी साम्राज्यों ने पीछे क्या विरासत छोड़ी। गुप्तों के बाद भारत का पॉलिटिकल मैप एक बार फिर बदल गया। उत्तर में हर्षवर्धन ने 7th सेंचुरी में नॉर्थ इंडिया को एक करने की एक आखिरी बड़ी कोशिश की। उन्होंने नालंदा जैसी यूनिवर्सिटीज को भी बहुत सपोर्ट किया। लेकिन अब असली कल्चरल एक्शन साउथ में शिफ्ट हो रहा था। वहां पल्लव, महाबलीपुरम जैसे शानदार मंदिर बनवा रहे थे। यह साफ था कि अब पावर का सेंटर ऑफ ग्रेविटी बदल रहा था। तो आखिर इन सभी प्राचीन साम्राज्यों से हमें विरासत में क्या मिला? देखिए, उन्होंने हमें एक सेंट्रलाइज्ड स्टेट का ब्लूप्रिंट दिया। उन्होंने साइंस और मैथ्स की नींव रखी, जिसमें 0 जैसा रेवोल्यूशनरी आइडिया भी शामिल था। उन्होंने हमें ऐसा साहित्य और कला दी जो आज भी जिंदा है, और उन्होंने उन फिलोसॉफिकल ट्रेडिशंस को जन्म दिया जो आज भी भारतीय समाज का एक अहम हिस्सा है। ये सिर्फ बीता हुआ कल नहीं है, ये वो फाउंडेशन है जिस पर आज का भारत खड़ा है। तो चलिए क्विक रिवीजन करते हैं एग्जाम हॉटस्पॉट्स की। ये वो टॉपिक्स हैं जिन्हें बिल्कुल नहीं छोड़ना है। मौर्य प्रशासन, खासतौर पर अर्थशास्त्र के रेफरेंस में। अशोक की धम्म नीति, ये यूनिक है। गुप्त काल के साइंटिफिक अचीवमेंट्स, आर्यभट्ट और शून्य। गांधार कला, जो कल्चरल फ्यूजन का बेहतरीन उदाहरण है। कालिदास और हाल जैसे लेखकों के मेजर वर्क्स। और आखिर में सांची, अमरावती और मामल्लापुरम जैसे की आर्किटेक्चरल साइट्स। ये पॉइंट्स बार बार पूछे जाते हैं। और अब मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ता हूं। इन सभी महान विरासतों में से, चाहे वो प्रशासन हो, विज्ञान हो या कला, कौन सी वो एक विरासत है जो आज भी भारत को सबसे ज्यादा प्रभावित करती है, सबसे ज्यादा आकार देती है? सोचिएगा जरूर कि ये हजारों साल पुराना इतिहास आज भी हमारे लिए कितना रेलेवेंट है।